यात्रा कहीं की भी हो, हमें एक अनुभव ज़रूर दे जाती है। कई बार जो अनुभव हमें मिलते हैं वो बेहद डरावने और कभी ना भूल पाने वाले होते हैं। नमस्कार, सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। भाई फटाफट हेडफोन्स पहन लो, कमरे की लाइट्स को बंद कर दो और दिल थाम के बैठो, क्योंकि डर से सामना होने वाला है आप लोगों का। तो ये पिछले बसंत की बात होगी। मुझे अचानक ही किसी काम से गांव जाना पड़ रहा था, क्योंकि बस का सफ़र मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। इसलिए मैं मेरी बाइक से ही जाने का फैसला करता हूँ। मेरा गांव राजस्थान के उस इलाके में है जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आती है। मैं शाम के कोई 4 या 4:30 के आसपास घर से निकल पड़ता हूँ। कोई 2 घंटे तक लगातार बाइक चलाकर मुझे हल्की थकान महसूस होती है। मैं बाइक साइड में रोककर अपना पानी वानी पीने लगा। मैं उस इलाके में पहुंच चुका था जहां पर रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक रेत नजर आने लग गए थे। अच्छा, एक बात बताना भूल गया। पिछले कोई 8 से 10 किलोमीटर से एक काली गाड़ी मेरा लगातार पीछा कर रही थी, और जिस जगह पर मैं मौजूद था भाई, यहाँ अक्सर राहगीरों को बदमाश लूट कर जान से मार दिया करते थे। ये पूरी जगह न जाने कितनी लाशों को अपने भीतर समेटे बैठी थी। मैं पानी पीकर बाइक स्टार्ट ही किया था कि वो गाड़ी अचानक से वहां आ जाती है, और इस बार तो उन्होंने मेरी बाइक के सामने ही अपनी गाड़ी लगा दी। खतरे की आशंका से मेरा दिल जोर जोर धड़कने लगा। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने मेरी बाइक रेत में कुदा डाली और बैलेंस बनाकर जितनी तेज भगा सकता था मैं बस रेत के भीतर भागता गया। तब तक वो सारे लोग गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे पीछे भागते हैं। उनके पास बंदूकें थी। वो राजस्थानी भाषा में मुझे गाली देते हुए बोलते हैं, पीछा करो और मार डालो सालड़ियानो। मैं पसीने से तरबतर था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। एक ही पल में एकदम से सारी कंडीशंस ही मेरे लिए बदल गई थी। वो लोग पैदल ज़्यादा दूर तक मेरा पीछा नहीं कर पाए और मैं रेत के अंदर काफ़ी दूर तक निकल आया। मेन रोड से तो मुझे लगता है मैं कोई 10 से 15 किलोमीटर अंदर आ गया होऊंगा। थोड़ी राहत की सांस तो मुझे आई, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था, और अंधेरे में रेगिस्तान के भीतर का मंजर बेहद डरावना हो जाता है। हवा की साएं साएं करती आवाज ने न जाने क्यों मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मैं रेगिस्तान के इतना भीतर पहली बार आया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर आया किस डायरेक्शन से हूँ और मुझे जाना कहाँ है। अब तो बाइक भी चला पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन थी आगे। मैंने एक झाड़ी के पास मेरी बाइक खड़ी करी, लॉक करी और पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उन गुंडों का डर अभी भी मुझे सता रहा था। मौत का डर ही था जो मैं रेगिस्तान के इतने भीतर तक चला आया, ये जानते हुए भी कि यहाँ कई लोगों का कत्ल किया गया है। ऊपर से कई कहानियां रेगिस्तान को लेकर सुनने में मिलती हैं, जैसे बिना सर वाली औरत को घूमते हुए देखा है लोगों ने यहाँ। कुछ लोगों को पेड़ से उल्टा लटकी हुई औरत नजर आती है, तो कुछ लोगों ने दावा किया है कि यहाँ ऐसी बला भी रहती है जो इंसानों को मारकर उनका मांस खा जाती है। भाई ये तमाम स्टोरीज, ये बातें
मेरे दिमाग में नॉन स्टॉप चल रही थी। बाइक खड़ी कर पैदल काफी दूर निकल आ चुका था मैं। मोबाइल की फ्लैश में मैं आगे बढ़ते जा रहा था। आगे बढ़ते हुए मुझे कभी कभी अचानक ही ऐसे लगता जैसे पीछे से कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। पियूष, पियूष, सुनो तो, पीछे तो देखो। कभी ऐसा महसूस होता जैसे निरंतर मेरा पीछा कोई कर रहा हो, और जब पीछे मुड़कर मैं देखता तो वहां कोई नहीं होता सिवाय सरसराहट के। मैंने वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि रेत में पैदल चलना आपकी सारी एनर्जी को बहुत जल्दी खत्म कर सकती है। मुझे बस खाना और रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित स्थान की खोज थी। तभी मैं देखता हूँ आगे झाड़ी के पास आग जल रही है और कुछ लोगों के बोलने की भी आवाज आ रही है मुझे। मैं धीरे धीरे दबे पांव उन लोगों के ओर करीब गया। वहां पहुंचकर देखता हूँ एक परिवार है जिसमें एक औरत है, उसकी एक बेटी है और एक आदमी है। ये 3 लोग वहां बैठे हुए थे। पास में जल रही आग में इनका खाना पक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग यहीं रहते हो। और तो और मैं देखता हूँ कि इनके पास ही एक छोटी सी नदी भी बह रही है। ये सच था या मैं बस सोच रहा हूँ ये सब, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर नदी तो नहीं बहती है। खैर, मुझे सेफ फील हुआ। मैं आगे बढ़कर इनके सामने आता हूँ और कहता हूँ क्या मुझे भी थोड़ा खाना मिलेगा, मैं काफी थक चुका हूँ। वो तीनों मुझे देखकर मानो हैरान हो गए। सभी की आंखें बाहर आ गई थी। एक बूढ़ी औरत अजीब से स्वर में मेरे पास आकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, बैठ जाओ बेटा, खाना बनते ही हम तुम्हें भी जरूर खिलाएंगे। भाई अब जाकर मैं रिलैक्स हुआ। इवन ये आवाज किसी के भी दिल में हलचल पैदा कर सकती थी, खौफ पैदा कर सकती थी, लेकिन मैं जहां से भागते हुए अपनी जान बचाकर आया था, मुझे इस आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीनों लोग आपस में साथ बैठे थे। मैं उनसे थोड़ी दूर पर रेत के एक टीले के पास बैठा हुआ था। घंटों वहां बैठकर मैंने कुछ चीज नोटिस करी जो थोड़ी डिस्टर्बिंग लगी मुझे। भाई सबसे पहले तो उन तीनों के चेहरे थोड़े अजीब थे। मतलब वो लोग अजीब लग रहे थे। देखने में नॉर्मल इंसानों की तरह उनका चेहरा नहीं था। गौर से देखने में डर लगने लगता था उन लोगों को, पता नहीं क्यों। फिर वो लोग बड़े अजीब से कपड़े पहने हुए थे, बेहद गंदे कपड़े। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कब से उन्होंने वही कपड़े पहने हुए हों। इतनी देर से मैं बैठे उन्हें ही निहार रहा था। वो लोग एक भी शब्द आपस में नहीं बोलते, मतलब कोई कुछ कहता ही नहीं है। सब बस शांत होकर आग के किनारे बैठे हुए थे। आग में चढ़े भगोने में न जाने क्या पक रहा था, क्योंकि वो लगातार बस पकता जा रहा था। कोई चेक नहीं कर रहा था कि खाना जल वल तो नहीं रहा है। बीच बीच में वो बारी बारी से तीनों खड़े होते, मेरी तरफ निहारते और फिर बैठ जाते। एक अजीब बात और लगी भाई, इतनी जोरों से हवा चल रही थी
पर वो आग जस की तस जल रही थी, मानो हवा का कुछ असर ही ना हो रहा हो उस पर। तभी मैं देखता हूँ वो तीनों आपस में कुछ फुसफुसाते हैं। मैं उनसे ज्यादा दूर नहीं था। उनकी फुसफुसाहट सुनाई तो देती है, पर कुछ समझ नहीं आता मुझे। वो लोग कोई और ही भाषा बोल रहे थे। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मन में ख्याल आया कि एक मुसीबत को छोड़ शायद मैं दूसरी मुसीबत में फंस तो नहीं गया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत उठी। वक्त हो रहा था 11:30 के आसपास रात के। वो एक बड़े से गंदे बर्तन में भगोने से खाना निकालकर मेरे पास आती है और मुझे खाना देते हुए कहती है, ये लो बेटा, खाना खा लो, खाना छोड़ना मत, वरना अन्न की देवी नाराज हो जाएगी। उसकी ये बात और ये हंसी मुझे भयभीत कर देती है। जब उसने मुझे खाना पकड़ाया तब मैंने नोटिस किया भाई, उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े थे। मतलब इंसानों के इतने बड़े नाखून शायद ही कभी देखे होंगे मैंने। ऊपर से नाखून के भीतर गंदगी लगी हुई थी, और गंदगी से मेरा मतलब है मल मूत्र उसके नाखून के भीतर लगा हुआ था। खाने के बर्तन में जब मैं गौर से देखता हूँ तो पता नहीं वो कौन सा खाना था भाई। लिक्विड फॉर्म में कुछ था और उस खाने से भी बस मल की बदबू आ रही थी, गंदी बदबू आ रही थी। वो बूढ़ी औरत तब तक वही खड़ी अजीब तरह से मुझे घूरती रही जब तक मैंने एक घूंट वो गंदगी वाला खाना पिया नहीं। मेरे ये करते ही वो अपनी जगह में चली गई और वो तीनों मिलकर राक्षसों की तरह खाना खाने लग गए। मैंने मौका देखते ही वो खाना क्या ही बोलूं, मल से भरा बर्तन रेत में गिरा दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी हो जाएगी। मन बहुत खराब था, अजीब ही महसूस हो रहा था। ये सब देखकर एक बात तो साफ हो गई कि ये लोग इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन एक बात और भी थी, ये लोग इरादतन मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, ना ही परेशान करने की कोई मनसा दिखा रहे थे। आधी रात तक मैं जागता रहा। उसके बाद कब आग लग गई मुझे मालूम नहीं। मैं वहीं रेत पर लेटकर सो गया। सुबह आँख खुली तो देखता हूँ रेगिस्तान के बीच में मैं अकेले पड़ा हुआ हूँ। मैंने मेरी चारों तरफ नजर घुमाई। बीती रात वाली फैमिली कहीं नजर नहीं आई, ना ही उन लोगों का कोई वजूद नजर आ रहा था। भाई, ना आग का कोई निशान था, ना बर्तन थे, ना ही नदी थी, ना ही इंसानों के पैरों के निशान थे। मतलब कल रात जो लोग मुझे नजर आए वो यहाँ थे ही नहीं। क्या मैं कोई सपना देखा कल रात, या फिर कल मैंने यहाँ एक भूतों के परिवार के साथ रात बिताई, उनके साथ खाना खाया, उनके पास सोया। ये तमाम बातें सुनने में काफी अजीब है। न कोई मेरा यकीन करेगा, ना ही मैंने कभी ये बात किसी से बताई आज तक। मैं वापस पैदल अपनी बाइक की तरफ आया। बाइक वही खड़ी थी। बाइक स्टार्ट करके मैं मेरे घर आ गया। भाई, एक सवाल मेरे मन में उस दिन जरूर आया कि क्या सही मायने में हमें ज्यादा खतरा किससे है, मरी हुई भटकती आत्माओं से या जिंदा इंसानों से जो कुछ पैसों के लिए जान लेने को तैयार बैठे हैं समाज में। द एंड।
तो ये थी आज की कहानी, थोड़ी सी लंबी हो गई। ठीक है भाई, अपना अपना ख्याल रखिए आप लोग। मिलते हैं अगले कहानी में। थोड़ा चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, ठीक है, फ्री है, कर सकते हो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। मिलते हैं अगली कहानी में भाई, तब तक ख्याल रखिए, बाय।